नमस्कार, मैं देवांशी शर्मा और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ सच का दर्पण। रोज़ की तरह हम आपके सामने एक नया प्रोग्राम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक नया प्रोग्राम लेके आए थे, लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी। जी हाँ, पहला हमने इसका प्रोग्राम किया था एक लेक्चरर मैम के साथ, कल हमने एक प्रिंसिपल सर का आपको इंटरव्यू दिखाया था और आज हम एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के पास आए हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स हैं वो हर टाइप के व्यूअर्स हमें देखते हैं और हर एक की लाइफ से हम आपको हर एक जोनर के ऐसे व्यक्तियों से बात करवाएंगे जो एक लेवल तक पहुंच के वहाँ से रिटायर हुए हैं, और ताकि आप उनकी लाइफ से कुछ इंस्पायरेशन ले सकें और आप अपनी लाइफ में भी वो चीज़ें अपना सकें और आप भी उनके लेवल तक पहुंच सकें। तो आज हम आए हैं मेजर हरकेश कुमार पराशर सर के पास, जिनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपनी आर्मी में, जी हाँ, मेरे को पता है कि वो 31 ईयर से आर्मी में थे और उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्पायरिंग घटनाएं हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि उनका डायलिसिस चल रहा है, तो वो ज़्यादा अगर वो बीच में सांस ले तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी विल एंजॉय दिस कन्वर्जेशन। और हम फिर से, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आए हैं, हम नेगेटिविटी के लिए नहीं आए। कोरोना ने वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ला दी है, तो थोड़ा पॉजिटिव करते हैं अपनी लाइफ की और हम बात करते हैं सर से। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोरोना में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप देख सकते हैं हमारे आसपास इससे फैल चुकी है। कोई भी इंसान बाहर निकलता है तो आसपास कोरोना में इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ चुके हैं, डेथ्स हो रही हैं, या फिर कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं कुछ और, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब के चलते हुए आप कैसे देखते हैं कोरोना की इस डिजीज़ को? आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करके रखते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ दीप एक्सप्रेस टीवी चैनल का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अंडरटेक किया है। दूसरा, ये जो कोरोना है इसके बाबत मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं खुद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मैंने 31 साल आर्मी को दिए हैं। आर्मी में मेरा बड़ा अच्छा एक काम रहा है। कोर ऑफ सिग्नल थी जिसमें हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमने एक चीज़ सीखी है कि मुसीबतों का डट के मुकाबला करने से हर चीज़ पीछे रह जाती है। एक किसी शायर ने भी बोला है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। किसी भी मुसीबत में लड़ने के लिए हौसला होना चाहिए और एक अच्छे शहसवार का काम होता है उठ के फिर खड़े होके चल पड़ना। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी हिम्मत खो बैठते हैं और बाकी समाज के साथ मिलने से इनकार कर बैठते हैं। मैं एक छोटे से गांव पंजलासा, नारायणगढ़ तहसील में, अम्बाला ज़िला की नारायणगढ़ तहसील है, उसके यहाँ पैदा हुआ था और मेरी स्कूलिंग भी एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी, जिसकी मोटिवेशन हमें इतने हद तक आगे ले आई थी कि हमारे टीचर्स भी हमें ये चीज़ें बताते थे जो हमारी आर्मी ने हमें बताई हैं। ओके सर, तो आपने हमसे शेयर किया कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, पंचलासा आपने एक जगह का नाम लिया। सबसे पहले तो सर आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात की कि हर एक तरीके से आपको हर मुश्किल से अपनी लाइफ में लड़ना चाहिए, और ये चीज़ आपने बहुत सही हमारे व्यूअर्स को बताई है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक आर्मी पर्सन ही अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ वो स्टार्टिंग से जी रहे होते हैं, तो सर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन की, आर्मी पर्सन की लाइफ पे स्पेसिफिकली। क्योंकि मेरी फैमिली में भी बहुत आर्मी पर्सन है, तो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ जिससे आप बात करें। तो सर आपने शुरू किया कि आप कम्युनिकेशन उसमें थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा नहीं जानती आर्मी फील्ड के बारे में। तो आपका एक्चुअल में काम होता क्या था जब आप आर्मी में थे? जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तब हमें ऑपरेटर ट्रेड दिया गया था। उसमें हमें शुरू में ये होता था कि टेलीग्राफिकली मैसेज पास किया करते थे। उसमें हमें टेलेक्स हुआ, मोरस्की हुआ, ये सब चीज़ें हमें इस्तेमाल में लानी पड़ती थी और उनके ऊपर हमें ट्रेन किया जाता था। तो सिंपली सर एक जगह से मैसेज दूसरी जगह मैसेज भेजे जाते हैं, और इस तरीके से कि वो इनक्रिप्ट ना हो सके दूसरे के द्वारा। हाँ, कुछ ऐसा है ना? वो भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी ट्रेनिंग अलग से होती है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसकी अलग होती है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं होती। वो सिर्फ खास ट्रेड होता है, उसमें क्रिप्टोग्राफर्स वही करते हैं। ओके सर, तो आपने, ठीक है, अब हमें समझ आ चुका है कि कम्युनिकेशन फील्ड जो होती है ये मैसेज कन्वे करने के लिए होती है, और जो इजीली किसी और से इनक्रिप्ट ना हो सके। ठीक है, तो सर आपने शुरू किया था कि आपने स्टडी की, आपने कौन सी क्लास तक स्टडी की और आप आर्मी में कैसे पहुंचे? मैंने हायर सेकेंडरी
तक स्टडी की है। पहले होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी की ओके पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसे हम 11वीं 10वीं और 11वीं बोलते हैं। ओके उसके बाद मैंने 1972 अप्रैल में मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरे को एक हौसला मिला, मेरे इंस्ट्रक्टर और मेरे जो ऑफिसर्स थे उनकी गाइडेंस में, कि मैं इसमें कमीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ओके और मैंने कमीशन के लिए अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हो गया। 92 में मेरा कमीशन मिला मेरे को, और उसमें मेरे को और भी एक्सपोजर मिले कम्युनिकेशन साइड में, और भी कई चीज़ों में मेरा एक्सपोजर रहा जिसमें मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिला। सर 1972 एक बहुत पुरानी बात आप हमारे साथ शेयर करें कि आप 1972 में आपने आर्मी ज्वाइन की थी। एग्जैक्ट। तो सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको आर्मी में ही जाना है? क्योंकि मेरी फैमिली मैक्सिमम जो है वो आर्मी पर्सन्स हैं। ओके उनको देख देख के हमें भी हौसला होता था कि हम भी किसी दिन आर्मी में जाएंगे, हाँ। आर्मी ज्वाइन करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ। आर्मी के लिए ना, आर्मी सर एक अलग ही एक हर एक के दिल में, हर एक इंडियन क्या, मैं किसी भी कंट्री की बात करूँ, आर्मी के लिए एक लेकिन अलग परिवार respect में ये चीज़ें होने से और भी आदमी को हौसला मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और मेरे घर भी, में भी हाँ। होता है, तो मेरे को भी पता है ये चीज़, मैं हाँ। फील कर सकती हूँ जो आप मेरे साथ इस टाइम शेयर कर Exact. रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि आर्मी का, आप सब जानते हैं कि आर्मी का हमारे दिलों में एक अलग ही प्लेस होती है हर एक की लाइफ में। तो वही चीज़ है कि मेरी फैमिली में भी आर्मी पर्सन हैं, और मेरे को पता है कि कई पुरानी फैमिलीज में आर्मी पर्सन होंगे। तो ये चीज़ बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस टाइम की आर्मी पर्सन, जब हम किसी आर्मी के बारे में सोचते हैं तो हम खुद ही, हमारी आंखों में एक रिस्पेक्ट, हमारी नज़रें उनके सामने एक रिस्पेक्टफुल वो आ जाती है। तो मैं इनसे बात कर रही हूँ तो मुझे इस टाइम खुद बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के साथ इतने अच्छे से, इतने पास बैठ के उनसे बात कर रही हूँ। और टेंशन मत लीजिए, हम सैनिटाइज हैं पूरे, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना। तो चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी आर्मी की लाइफ शुरू कर दी थी, आपने ज्वाइन किया 1972 में आपने बताया, और उसके बाद आपने कमीशन के लिए अप्लाई किया, कमीशन के लिए अप्लाई और किया। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। तो Selection सर हो। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपने क्या क्या अडेप्ट किया, या क्या क्या आपकी लाइफ में नई चीज़ें हुई आप? देखिए, आर्मी इटसेल्फ एक एनकरेजिंग स्टेप होता है आदमी की लाइफ के लिए, और उसके साथ अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो और भी अच्छे अच्छे काम आपको करने को मिलते हैं। जैसे मैंने कमीशन लिया तो मैं फिर कम्युनिकेशन साइड में ही गया, जिसमें एक नया रोल मेरे को मिला ट्रोपो कम्युनिकेशन का। ट्रोपो कम्युनिकेशन होता है एक। इसमें कुछ स्पेसिफाई करेंगे आप थोड़ा बहुत, ताकि इजी लैंग्वेज में जो हमें समझ आ जाए? ये ट्रोपो कम्युनिकेशन होता है, एयर टू एयर जो है कम्युनिकेशन होता है ये। ओके, कुछ, हाँ, कुछ लेयर्स होती हैं और ब्रह्मांड की, जिसमें ओके, वो आप एटमॉस्फेयर की लाइंस की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक जो सब होती है। एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं उनके थ्रू होता है ये। ओके ओके और इसके बारे में हमें काफ़ी एक्सपोजर हुआ, जिसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। ओके। और इस आर्मी के इस कमीशन्ड लाइफ में रहने के लिए, और रहते रहते हमें इतना तजर्बा हो गया था, हमारे इतने हर चीज़ की मैच्योरिटी हो गई थी कि हम आर्मी में रिटायर होने के बाद भी हमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोप दिए, बहुत अच्छी अच्छी जॉब दी हैं। जैसे OIC CHS जो कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, मैं उसका OIC भी रहा हूँ, नॉन मेडिकल ऑफिसर। ओके 6-7 साल मैंने उसमें सर्विस की है रिटायर होने के बाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदमी अगर हर चीज़ को पॉजिटिव ले तो बहुत कुछ कर सकता है। जहाँ तक ये बीमारियों का सवाल है, हमें आर्मी में कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो हमारे हाथ से भी बाहर थी। वो थी मेरा CKD का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम। लेकिन उसमें हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, हमने अपना खाना पीना, हमने अपना मोराल, अपना पॉजिटिविटी कायम रखा, और उसके हिसाब से आज भी आपके सामने मैं 70 साल का हो गया हूँ, और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम अंदर आए थे आपके फेस पे एक अलग ही रौनक थी सर। वो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। आर्मी पर्सन सर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप आर्मी में रह चुके हैं। क्योंकि देखिए, जितना आप अपने मन को मायूस करोगे उतना आप नीचे आओगे। हाँ। आप अपने हौसले को बरकरार रखो, आपको देख के दूसरे भी अपना हौसला बना के रखते हैं। हाँ, या मुझे वो लाइन याद आ गई सर कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। सही बात। और वैसे भी कईयों ने कहा है कि हिम्मत मर्दे मदद खुदा। आप अपनी थोड़ी सी हिम्मत रखो, भगवान आपकी पूरी
साथ देगा। जी। तो सर आपने आपने हमें साथ शेयर किया कि जो भी आपने आर्मी में ज्वाइन किया, उसके बाद आपने कमीशन लिया, उसके बाद आपने सर आर्मी के अंदर ना कुछ ऐसे इंस्टेंस भी होते हैं इंसान के साथ जो वो कभी नहीं भूल पाता। आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे इंस्टेंस हमारे साथ शेयर कीजिए जो शायद हमारे लिए भी कुछ इंस्पायरेशन का वो बन जाए। देखिए, जब मैं एक बार पोस्टिंग गया ले तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वहाँ एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ती है 1 वीक की। इल्म तो था, मतलब सब कुछ पता था, फिर भी 3-4 दिन के बाद हमने उठना खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब वो मेरे साथ हुआ, वो देख के मैं दंग रह गया कि मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए। मतलब मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं घर में हूँ या आर्मी में हूँ। मतलब इतनी हौसला देते हैं आसपास के मतलब आपके दोस्त जो यार। साथ में आपके लोग होते हैं वो हाँ, फैमिली ही बन जाते हैं। फैमिली बन जाते हैं। बिल्कुल, आपने इतना टाइम उनके साथ बिताते हैं। हाँ, इतना टाइम उनके साथ बिताते हैं और उनके लिए बेशक मैं नया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ कि शायद मैं उनके साथ सदियों से काम कर रहा हूँ। सर क्लाइमेटाइजेशन का आपने बात की कि आपको अडेप्टेशन की बात करें कि हाँ। अडेप्ट करने में टाइम लगता है वहाँ के क्लाइमेट हाँ, 1 वीक वहाँ चाहिए आपको वहाँ एक्लेमेटाइजेशन। हाँ, एक्लेमेटाइजेशन वो अडेप्ट क्लियर कर दूं व्यूअर्स की इनका मतलब ये है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अडेप्ट करने में वहाँ जाके आपको ऑक्सीजन की कमी होती है ना। हाँ जी, वहाँ ज़्यादा हाइट पे है ना, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है सर, तो उस टाइम आपकी जो साथ थे उन्होंने आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया। फैमिली की ट्रीटमेंट दी और उसी से मेरे को हौसला हुआ कि देखो इतने दूर रह के भी एक दूसरे के साथ बहन भाइयों जैसा सलूक करते हैं। एक दूसरे के बहन भाई वही होते हैं जो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली की कमी सर। और ये आपने फैमिली की बात की, जब आप इतने दिनों तक बाहर थे, आपने बोला आप 31 ईयर्स बाद है, आपकी फैमिली आपके साथ ट्रैवल करती थी? हाँ, आप हर जगह फैमिली फैमिली के साथ थे? फैमिली एकोमोडेशन मिल जाती है, हर चीज़ फैसिलिटी मिलती है हाँ जी। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की स्कूलिंग वगैरह सब वहाँ देख रेख होती है, ओके, आर्मी पर्सन का पूरा ध्यान रखा पूरा जाता है। ध्यान रखा जाता है। ओके सर, तो फिर आपकी फैमिली साथ थी, पर कई जगहों पे तो ऐसी होगी जहाँ पे आपको अकेला जाना होता होगा। हाँ, कई बार कहीं ऐसी पोस्टिंग थी जहाँ फैमिली एकोमोडेशन नहीं थी। उसके लिए फिर गवर्नमेंट हमें ये देती है कि उस स्टेशन में हमें, जिस स्टेशन से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेशन में हमें सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन मिल जाती है, जहाँ हमारे बच्चे, लेडीज़ हाँ जी। रह सकते हैं, फैमिलीज़ रह सकती हैं। ओके। ठीक है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी है हाँ जी। वो स्टेशन हेडक्वार्टर ही वहाँ देखता है, सब कुछ आर्मी ही देखती है। सर आपने, ठीक है, आपने इतना वो आपने वहाँ जाके आपने लेह की बात की, आपने फैमिली की तरह आपको जैसे ट्रीटमेंट दिया गया, आपकी जैसे केयर की गई, आपने उसकी बात की। तो सर आप एक बात, जैसे कोई वॉर हुई कितने टाइम से, 72 के बाद एक वो वॉर भी हुई थी सर बाद में, तो आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं है, मैंने कोई वार में नहीं किया, बट जो कुछ कंडीशन थी वैली में 90 के बाद ये वार लाइक की थी। ओके। मिलिटेंसी थी, हर वक्त मतलब एक पहरा सा रहता था। कौन सी वैली की बात कर रहे हैं सर आप इस टाइम? श्रीनगर। ओके, श्रीनगर की वैली में, जैसे इस टाइम भी वही चल रहा है सर? हाँ, जो अभी भी मिलिटेंसी का चल रहा है। तो उसमें ड्यूटीज़ वगैरह करनी पड़ती थी, तो उसमें कोई बड़ी, एक बार यूज टू हो जाते हैं फिर आदमी को महसूस नहीं होता, फिर तो पूरी आर्मी आपके साथ होती है। कितना डर का माहौल होता होगा, जैसे आर्मी पर्सन्स को भी ये चीज़ तो फील होती होगी कि कहीं से भी कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी टीमें बन जाती हैं, QRT बन जाती है, रोड ओपनिंग टीम होती है, वो फिर पूरे टीम वर्क के साथ काम होता है, तो उसमें आदमी को महसूस नहीं होता, फिर जो काम करना होता है वो आसानी हो जाती है। मतलब उस टाइम महसूस नहीं होता जब। हाँ। पर सर मैं एक जेन्युइन, एक नॉर्मल, एक सिविलियन की तरफ से पूछ रही हूँ कि जैसे मैं वहाँ के बारे में सुनती हूँ तो मुझे भी एक डर होता है कि हर टाइम एक डर सिर पे मंडराता रहता है कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी गोली पड़ सकती है। तो ऐसा डर वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा फील होता होगा, क्योंकि आप वहाँ रह के आ चुके हैं, आपने आर्मी में वहाँ पे काम किया है, तो आप जब नए वहाँ गए थे तो आपको कैसा फील हुआ था वहाँ पे? नहीं, ऐसा है, हमारे रहते ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, लेकिन लोगों में इतना खौफ नहीं था। वो मिलिटेंसी की वजह से, एक तो आर्मी डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे, तो लोगों को ये हो गया था कि आर्मी हमारी हेल्प करने वाली है। ओके। ये नहीं भाई सिर्फ मिलिटेंट्स को ही मारती है, वो सिविलियंस को बचाती भी है। हाँ। कोई भी गलत काम वहाँ होता था तो आर्मी उनको बचाती थी। ओके। तो ये धारणा दे के किसी सिविलियन के दिमाग में बिठा देना
कि डर का माहौल पैदा, ये बड़ी गलत बात है। सिविलियन के लिए आर्मी है वहाँ पे। सर आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने कि आर्मी militants बहुत को कुछ, मारना नहीं, हाँ जी। आर्मी जैसे Civilians को बचाना भी एक आर्मी पर्सन का काम है। एक दो बार श्रीनगर में बाढ़ भी आई, हम्म, तो वहाँ आर्मी ने इतना अच्छा रोल किया है। सिविलियन बचाए, लेडीज़ को बचाया, जेंट्स को बचाया, बच्चों को बचाया, लड़कियों को बचाया, स्कूल टीचर्स को बचाया। तो ये चीज़ें सब आर्मी को करनी पड़ी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हैं तो हमारे हिंदुस्तान के ही बच्चे हो भी, बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें उनके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि आर्मी हमारे वेलफेयर के लिए है यहाँ पे। बिल्कुल सर, आर्मी को सर हम अपना एक प्रोटेक्टर ही समझते हैं। हर सिविलियन इस टाइम आर्मी को अपना एक प्रोटेक्टिंग वो समझता है, इसलिए हम उन पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं और हम हमेशा प्राउड करते हैं जो हमारे आसपास से कोई भी। सर मैंने देखा है कि जैसे जब मैं छोटी थी या मैं अभी भी मेरे पास से कोई भी आर्मी ट्रक या आर्मी पर्सन कोई भी गुजरता है तो अपने आप एक हाथ सैल्यूट के लिए उठ जाता है, या फिर अपनी आंखों में एक प्राउड सा आता है कि हाँ ये हमारी आर्मी है। ये चीज़ हमेशा सर देखी जाती है। तो सर आपने 31 ईयर्स के लिए काम किया, तो आपकी लाइफ में कोई और ऐसा इंसिडेंस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कुछ आपके साथ कोई हंसी मजाक का हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा जैसे आपने अभी फैमिली लाइक आपको ट्रीट किया गया, कुछ ऐसा कोई भी ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ? और कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। सब चीज़ें हंसी खुशी में ही होती रही। ओके। बट ये है, हंसी मजाक तो चलता रहता है, कभी कभी ऐसी बात नहीं होती। अगर हो भी जाती है तो हंस खेल के टाल देते हैं उसको। तो ओके सर, ठीक है, हमने आपसे पूछ लिया। सर आप एक बात बताइए, अब चलिए अब आगे आते हैं। आपने 31 ईयर्स वहाँ पे जॉब की, उसके बाद आपकी रिटायरमेंट के बाद आपने कहाँ काम किया, क्या काम किया, और कैसे आपने लाइफ मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ को कैसे कंटिन्यू रखा? इस डिसिप्लिन लाइफ को मैंने कंटिन्यू रखा। एयरफोर्स के साथ मेरी सिलेक्शन हो गई थी रिटायरमेंट के बाद, ओके। एज OIC ECHS। ECHS होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ओके। जिसमें रिटायर्ड पर्सनस की मेडिकेशन होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। तो वहाँ भी एक क्लिनिक था जिसका मैं इंचार्ज था। तो बड़ा अच्छा टाइम रहा हमारा। हम पहले स्टार्टिंग के पायनियर्स में थे, जो 2004 में ECHS शुरू हुआ। तो वो जो 5-6 साल हमारे एयरफोर्स के साथ गुजरे, वो बड़े अच्छे गुजरे। अच्छा एक्सपोजर रहा मेडिकल साइड का भी, और डॉक्टर्स के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, और जिस तरीके से वो ट्रीट करते थे पेशेंट्स को, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आई नहीं थी जब। तो ये सब चीज़ें करने को मिली तो मन को भी शांति हुई। उसका असर ये हुआ कि आज तक जो भी कोई चीज़ होती है हम उसको लाइटली नहीं लेते, अपने हेल्थ के हिसाब से रखते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं। क्योंकि अगर शरीर को थोड़ा सा भी नेगेटिव हिस्सा मिल जाए, थोड़ा सा भी नेगेटिव अगर आप थॉट दोगे तो वो गिरावट की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल सर, नेगेटिव इससे बेहतर है पॉजिटिव, हमेशा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहे तो सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। तो सर आपने जैसे कि पिछले पूरे साल हम लॉकडाउन में थे हम सब, तो आपने वो टाइम कैसे गुजारा? आपने लॉकडाउन में ऐसा क्या किया जो आप मतलब इंटरेस्टिंग ऐसा क्या किया आपने पूरे अपने लॉकडाउन में 1 साल में, जो आपको आप भी पॉजिटिव रहे? कुछ ऐसा किया आपने, जैसे कई लोग हॉबी शुरू कर देते हैं? व्यूअर्स और लिसनर्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये लॉकडाउन जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए है। इसमें जो भी आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो करनी चाहिए। अभी खाली बैठ के घर में कुछ ना भी हो, जैसे लाइक मेरा आपने गार्डन देखा होगा पीछे, बिल्कुल सर, हम किचन गार्डन है फर्स्ट क्लास। इसमें काम लगे रहना, इसमें टाइम स्पेंड करना। दूसरा, खाना पीना अपना अकॉर्डिंगली रखना, मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब होती हैं वो टाइम पे लेना, बच्चों के साथ हंसता खेलना रहना, ये सब चीज़ें लॉकडाउन में हमें हेल्पफुल होती हैं। पहला जो लॉकडाउन था उसमें ये सब कुछ हुआ। अब ये दूसरी लहर आई है, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, थोड़ा सा हौसला रख के, थोड़ी सी एहतियात बरत के अगर आप अपने शरीर को लेके चलोगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। सर आपने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की बात की, अभी आज ही एक न्यूज़ आई है कि
हरियाणा में हरियाणा के पास जो 9 हमारे एरियाज हैं उनके अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है। मतलब ये जो वीकेंड लॉकडाउन है ये कर दिया गया है। तो क्या आप चाहते हैं कि अम्बाला में भी ये लॉकडाउन कर दिया जाए? देखिए, अम्बाला अगर आप हाईवे से दिल्ली साइड से आओ, जहाँ माननीय विज साहब की कॉलोनी है, वहाँ पे एक पहले बोर्ड लगा होता था, मुस्कुराइए आप अम्बाला में आ रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो अम्बाला एक बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ लोगों का जो रुझान है, खासकर गवर्नमेंट के असूलों की तरफ, वो बहुत अच्छा है। इतनी ज़्यादा उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ। इसकी लॉकडाउन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आंशिक लॉकडाउन ज़रूर होना चाहिए, जिसमें लोगों को थोड़ा सा मतलब ये एहसास हो कि गलत मलत इधर उधर ना भागें, इधर उधर ना घूमें, बिना मतलब के ना जाएं कहीं। सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट वाले ही आसपास जा सकें, उनको छूट होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो हैं कुछ वक्त के लिए बंद होनी चाहिए। लंबा समय ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत लॉकडाउन जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो सर, आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोरोना के बारे में क्या राय देना चाहेंगे और पॉजिटिव रहने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डियर व्यूअर्स, लिसनर्स, कोरोना एक बहुत ही महामारी टाइप है। इससे बचने के लिए, इससे दूर रहने के सिर्फ एक ही है कि जो लॉकडाउन का प्रबंध किया जाता है उसको फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है, असूल देती है अपने, उसको फॉलो करें। दूसरा, मास्क ज़रूर पहनें और एक सोशल डिस्टेंसिंग पक्का रखें, और साथ में घूमना फिरना ज़्यादा मत करें। ना किसी के यहाँ ज़्यादा जाएं, ना किसी को ज़्यादा घूमने का मौका दें। सो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी ये बुरा टाइम है, थोड़ा सा गर्म हवा है भगवान की तरफ से, ये सब शीत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने आज हमसे बात की हमारे इस शो में लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी में। और मुझे लगता है कि मेरे को जो चीज़ें इनकी बातों से जो भी इंस्पायरिंग लगी, आप लोगों को भी वो चीज़ें इंस्पायर करेंगी और आप भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें अडेप्ट करेंगे और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अलग जगह देंगे। क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी आप हर मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे। नेगेटिविटी कभी आपको किसी अच्छी एंड पे नहीं लेके जाती। नेगेटिविटी हमेशा आपकी ज़िंदगी में ख़राबी करती है आपकी ज़िंदगी। तो हमेशा अपनी पॉजिटिव रहें, हमेशा अपनी थॉट को पॉजिटिव रखें और आपके आसपास हंसिए खेलिए। लॉकडाउन हुआ है तो क्या हुआ, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, जबकि अम्बाला में तो हुआ भी नहीं है। पर फिर भी आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर निकलिए और उसकी भी लिस्ट आप एक बार बना लीजिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा घर रहिए। क्योंकि अगर जितना बाहर निकलेंगे उतना आप कोरोना को अपने साथ घर ले जाने वाला काम करेंगे और अपनी फैमिली को भी अनसेफ करेंगे, और पूरी सोसाइटी में जो दूसरी लहर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है इसको और बढ़ाने का थोड़ा काम करेंगे। तो प्लीज़ घर रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मास्क पहन के रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए और अपनी सोसाइटी को सेफ रखिए। तो ऐसे ही बने रहिएगा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ सच के दर्पण के साथ। अभी मैं दिवांशी शर्मा, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।